गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने अपनी पिछली कक्षा में कारक को पढ़ा था। कारक किसे कहते हैं, कारक की परिभाषा को हमने जाना एवं कारक के कुल 8 भेदों को हमने पढ़ा और कारक के विभक्ति चिन्हों को भी हमने जाना कि कारक के कुल 8 भेद होते हैं और कुल 8 के विभक्ति चिन्हों को हमने एक एक करके जाना। आज की कक्षा में हम अपने कारक के एक एक भेद को पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये कारक किस प्रकार से हम कारक की पहचान कर पाएं और कारक की अलग अलग भेदों की परिभाषा को आज हम जानेंगे। तो हम सबसे पहले अपने पहले कारक की ओर बढ़ते हैं। तो पहला कारक हमारा कौन है, कर्ता कारक। और कर्ता कारक की पहचान क्या है, हमने जाना कि कारक चिन्ह को हम क्या कहते हैं, विभक्ति या प्रसक। पहचान क्या है कर्ता कारक की, तो ने, इसका कारक चिन्ह है ने। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि हम विभिन्न कारक के भेदों के किस प्रकार पहचान कर सकते हैं। तो आइए कुछ नियम के द्वारा हम इन पहचान कर सकते हैं कि कौन से कारक के यह भेद है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, उदाहरण लेते हैं हम। किसान ने हल चलाया। जैसे कि हमें पता है कि हम वाक्य में जहाँ भी विभक्ति चिन्ह देखेंगे तो हम इसकी पहचान कर सकते हैं यह कौन सा कारक है। तो किसान ने हल चलाया, जैसा यहाँ ने विभक्ति चिन्ह है, ने विभक्ति चिन्ह से हम कह सकते हैं यह है कर्ता कारक। पर जहाँ पर ये विभक्ति चिन्ह मौजूद ना हो तब हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये कौन सा कारक है, ये भी प्रश्न हमारे अंदर है। तो आइए नियम के द्वारा हम जानते हैं कि किस प्रकार हम पहचान कर सकते हैं बिना विभक्ति चिन्ह के भी कि यह कौन सा कारक है। आप आसानी से समझ सकते हैं यह कौन सा कारक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पहला दो हम यहाँ पर उदाहरण लिए हैं, दो मैंने उदाहरण लिया है। तो हमारा पहला उदाहरण है, किसान ने हल चलाया। जैसा कि नियम की विधि के अनुसार मैंने पहले ही बताया था, किसान एक कर्ता है और हल चलाने की एक क्रिया है। तो मैंने पहले बताया है कि जहाँ पर क्रिया का सीधा संबंध यदि कर्ता से हो तो वो कर्ता कारक कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ पर पहले परिभाषा को पढ़ लेते हैं, फिर नियम को समझते हैं। परिभाषा क्या है, शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है हो उसे क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। अर्थात जिस शब्द के जिस रूप से हमें क्या पता चलता हो, क्रिया के करने वाले के बोध होता है। यहाँ पर जो क्रिया कर हल चलाने की क्रिया कौन कर रहा है, किसान, यानी कि क्रिया को करने वाले का बोध होता है, वो कहलाता है कर्ता कारक, ठीक है। तो इस विधि से भी हमने जान गए, हमें परिभाषा भी आसानी से याद हो गई कि शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है वो होता है कर्ता कारक। परिभाषा भी हमें परिभाषा के बारे में भी समझ आ गया कि परिभाषा क्या है। अब हमने विभक्ति चिन्ह के माध्यम से भी जाना कि कर्ता कारक को किस प्रकार हम पहचान जाएंगे, विभक्ति चिन्ह, यानी कि उसकी पहचान से ये विभक्ति चिन्ह से द्वारा हम जान सकते हैं यह कर्ता कारक है। परंतु मैंने पहले भी बताया था यदि विभक्ति चिन्ह ना हो तो फिर हम कैसे पहचान कर पाएंगे। तो हमने पहचान नंबर 1, पहचान नंबर 2 रखा है। पहला पहचान नंबर विभक्ति चिन्ह से हमने जाना कि ये कर्ता कारक है। परंतु आप सब देखेंगे कि मेरा दूसरा जो उदाहरण है, नीरा बाजार जा रही है, इसमें कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है। तब आप सब कैसे पहचानेंगे ये कौन सा कारक है। तो एक सरल नियम के द्वारा अब
पता कर सकते हैं ये कौन सा कारक है। जैसा कि आप ध्यान देंगे, जैसे वाक्य दिया जाएगा उस वाक्य से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि कौन, किससे और किसने, इस तरह के प्रश्न लगाकर अगर आपके उत्तर में कर्ता सामने आए तो वो कहलाएगा कर्ता कारक। आइए हम समझते हैं। नीरा बाजार जा रही है। प्रश्न कर सकते हैं। नीरा को अगर हटा दें, प्रश्न करें, कौन लगाकर प्रश्न करिए, कौन बाजार जा रही है। तो यहाँ पर यदि उत्तर में अगर बाहर निकल के कर्ता बोले कि मैं बाजार जा रही हूँ, यानी कि नीरा कह रही है मैं बाजार जा रही हूँ, कर्ता सामने आए तो वो कहलाता है कर्ता कारक। तो इस तरह से उदाहरण में हम प्रश्न लगाकर अगर उत्तर में कर्ता अगर बाहर आए तो वो कहलाता है कर्ता कारक। ठीक है, तो दो नियम से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि ये कौन सा कारक है। यदि आप सब विभक्ति चिन्ह नहीं हो तो इसे घबराना नहीं है। हम उस उदाहरण वाक्य से क्या करेंगे, प्रश्न लगाकर कौन कौन सा, कौन, किससे, किसने, इस तरह के प्रश्न लगाकर अगर उत्तर जानने की कोशिश करें। जैसे ही हमने जाना नीरा बाजार जा रही, तो कौन बाजार जा रहा, हम प्रश्न कर रहे हैं तो सामने में कर्ता सामने आकर कहता है कि मैं बाजार जा रही हूँ, नीरा आ रही है, तो नीरा यहाँ पर आता है, यानी कि नीरा क्या है, कर्ता है। तो ये कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। ये हमें समझ आ गया कि कर्ता कारक की पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। और परिभाषा को भी आसानी से हमने जाना कि शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता था, क्रिया यानी कि कोई भी कार्य के करने वाले का बोध होता है, यानी कि जो कार्य को पूरा कर रहा है उसका बोध होता है, उसका ज्ञान होता है, वो आता है कर्ता कारक। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरे भाग में दूसरे वाले कारक में चलते हैं। तो दूसरा कारक कौन है हमारा, कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक में जैसे कि हमने यहाँ पर एक चार्ट तैयार किया आप सबों के लिए, ये आपको काफ़ी मदद होगी पढ़ने के लिए, ये आपको काफ़ी मदद करेगी। तो इसी तरह पहचान नंबर 1, पहचान नंबर 2, हम यदि विभक्ति चिन्ह भूल भी गए तो हम यहाँ WH क्वेश्चन लगाकर वाक्य के साथ, अगर उदाहरण वाक्य में यदि कर्ता बाहर निकल कर सामने आए तो वो होगा कर्ता कारक। परंतु यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कर्म कारक को किस प्रकार पहचानेंगे। इसकी विभक्ति चिन्ह है, ठीक है, को। विभक्ति चिन्ह को प्रसक भी कहते हैं, प्रसक को विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। दोनों एक ही हैं, दोनों के अलग अलग नाम हैं। ठीक है, तो पहचान किसको और क्या, इसकी क्या पहचान, WH क्वेश्चन क्या है, किसको या क्या लगाकर हम पहचान कर सकते हैं ये कौन सा कारक है। सबसे पहले उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से आप समझ सकते हैं। अध्यापिका छात्रों को पढ़ा रही है। देखो यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह दिया हुआ है, इससे हमको दिया हुआ है तो इससे हम पहचान तुरंत कर सकें कि ये कौन सा कारक है, कर्म कारक है। परंतु वहीं दूसरे वाले उदाहरण को हम लेते हैं कि पिताजी मैच देख रहे हैं, यहाँ कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं है। अब हम कैसे पता कर सकें ये कौन सा कारक है, तो इसके साथ हम WH क्वेश्चन लगाएंगे। कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे, किसको या क्या, इस तरह के प्रश्न लगाकर हम उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो हम देखेंगे कि पिताजी मैच देख रहे हैं, पिताजी क्या देख रहे हैं, यहाँ क्या लगा, किसको, तो प्रश्न ही बन सकता है पिताजी किसको देख रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न बन सकता है पिताजी क्या देख रहे हैं। तो उत्तर में आप सब देखेंगे कि यहाँ कर्ता कुछ सामने नहीं आता है, यहाँ पर कर्म सामने आकर कहता है मैच देख रहे हैं, यानी कि कर्म आगे आकर बोले कि मैच देख रहे हैं, तो यानी कि कर्म जब आगे आए तो ये कर्म कारक होगा। ये एक पहचान का सरल तरीका है
जिससे आप लोगों को कारक पहचानने में कभी भी कठिनाई नहीं होगी। यदि आपको विभक्ति चिन्ह नहीं भी दी जाए तो आप आसानी से पहचान कर सकते हैं यह कौन सा कारक है। ठीक है, अब आता है प्रश्न कि किस प्रकार से हम इसकी परिभाषा को याद करें। तो ठीक उसी प्रकार शब्द के जिस रूप से क्रिया का फल किस पे पड़े, क्रिया का फल पड़े, क्रिया का फल यदि कर्म पे पड़े तो वो कहलाता है कर्म कारक कहलाता है। ठीक है, तो हमने दो उदाहरणों के माध्यम से जाना, एक विभक्ति चिन्ह के माध्यम से किस प्रकार विभक्ति चिन्ह रहेगा, तो हमने जाना कि हम आसानी से पहचान लेंगे ये कौन सा कारक है। वहीं दूसरी और कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, परंतु हमने यहाँ पर प्रश्न लगाकर अगर उत्तर में यदि कर्ता की जगह कर्म आगे आए तो वहाँ पर कर्म कारक होता है। ठीक है, अगले कारक में की ओर बढ़ते हैं, करण कारक। करण कारक ठीक उसी प्रकार पहचान दो मैंने बताया है। एक पहचान क्या है, विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह इसकी क्या है, से या द्वारा, दो विभक्ति चिन्ह है। और दूसरी पहचान है किससे, किसके साथ और किसके द्वारा। इस तरह के विभक्ति चिन्ह के अलावा ये यहाँ पर क्वेश्चन प्रश्न लगाकर हम उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर विभक्ति चिन्ह मौजूद ना रहे वहाँ पर हम इस तरह के फॉर्मूले को अपनाकर हम क्या करेंगे, कारक की पहचान कर सकते हैं। सपोज हम लेते हैं पहला उदाहरण, वो ट्रेन से आया। ठीक है, वो ट्रेन से आया, आप बोलोगे यहाँ तो विभक्ति चिन्ह दिया हुआ है से। ठीक है, तो से जहाँ पर दिया गया है तो वहाँ पर कौन सा कारक होगा, करण कारक कहलाता है। मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि से जब रहेगा पर यहाँ पर किसी के द्वारा, किसी की सहायता से कार्य संपन्न हो रहा, वो ट्रेन से गया, यानी कि ट्रेन के द्वारा अपने कार्य को पूरा कर रहा है, ट्रेन से कार्य से गया, किसी के सहायता से अपने कार्य को संपूर्ण करता है तो वो कहलाता है करण कारक। ठीक है, आगे देखिए, हेमंत ने राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार पाया। ठीक है, अब यहाँ पर कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, हेमंत ने राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार पाया, तो यहाँ पर WH क्वेश्चन लगाइए, किससे, किसके साथ या किसके द्वारा, प्रश्न लगाकर क्या उत्तर आता है, हेमंत ने किसके द्वारा पुरस्कार पाया, किसके द्वारा पुरस्कार पाया। यहाँ पर द्वारा का अर्थ है कि कोई ना कोई किसी के द्वारा कार्य संपन्न हो रहा है, तो उत्तर में सामने आएगा राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार पाया। तो राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार पाने यानी कि जो क्रिया हो रही है किसी के द्वारा हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। परिभाषा इसकी ले लेते हैं कि कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है, यानी कि जिसके द्वारा, जैसे कि मैं अभी पेंसिल से लिख रही हूँ तो कार्य किसके द्वारा कर रही हूँ, पेंसिल के द्वारा कर रही हूँ। तो उसी प्रकार कोई भी कार्य जिसके द्वारा किया जाता है वो कहलाता है करण कारक। उस साधन या माध्यम को क्या कहते हैं, करण कारक कहलाता है। जैसे मैं पेंसिल के द्वारा लिखती हूँ, तो मैं क्या है, कर्ता हो जाएगा, क्रिया क्या है, लिखने का, और द्वारा किसकी सहायता से कार्य संपन्न करी हूँ, पेंसिल से, तो ये होगा करण कारक। ठीक है, अगले भाग में चलते हैं। अगला भाग हमारा 4 नंबर है, संप्रदान कारक। जैसे कि संप्रदान, कोई चीज, संप्रदान का अर्थ होता है कोई प्रदान, यानी कि किसी को कोई चीज देना। संप्रदान अपनी चीज या चीज किसी को देना या प्रदान करना। इसकी भी ठीक दो विभक्ति चिन्ह मैंने बताए, पहचान क्या क्या है, विभक्ति चिन्ह से पहचानो, विभक्ति चिन्ह से पहचानो, नहीं तो WH क्वेश्चन लगाकर, प्रश्न लगाकर आंसर में जो सामने आए वही होगा, तो सामने जो आता है तो वो कहलाता है कारक कहलाएगा। विभक्ति चिन्ह प्रसंग क्या है, को, के, लिए, हेतु।
को के लिए हेतु। ठीक है, जिस तरह से हम एक उदाहरण लेती हूँ मैं, बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा जमा किया गया। जैसे कि हम एक वाक्य के द्वारा से ही समझ रहे हैं कि यहाँ पर विभक्ति चिन्ह के लिए दिया गया है, परंतु वाक्य का अर्थ हम समझेंगे तो यहाँ पर कोई चीज़ किसी को दी जा रही है या प्रदान की जा रही है तो वो कहलाता है संप्रदान, या कोई चीज़ किसी को दी जा रही है। मैंने अपनी कलम राधा को दी। मैंने जो है अपनी कलम जो है, मेरे स्वयं की कलम को राधा को दी, तो दान देना। यदि कोई चीज़ किसी को दी जाती है तो वहाँ पर संप्रदान कारक कहलाता है। यहाँ पर माँ ने सबको भोजन खिलाया, तो यहाँ पर हम सबको भोजन खिलाया, यहाँ पर कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, यहाँ पर के लिए हेतु कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है। तब हम कैसे पता कर सकते हैं? तो प्रश्न लगाएंगे, किसको, किसके लिए, किस हेतु, इस तरह के WH क्वेश्चन लगाओ। और उत्तर में जब आपको कोई चीज़ सामने आती है तब वो कहलाता है संप्रदान। जो सामने आएगी तो वो उससे हम पहचान कर सकते हैं ये संप्रदान कारक है। माँ ने किसको भोजन खिलाया? यह प्रश्न मैंने बनाया है कि माँ ने किसको भोजन खिलाया? सबको यानी कि एक को नहीं, सबको खिलाया, यानी कि सबको भोजन माँ ने कराया, अर्थात सबके लिए भोजन माँ ने तैयार किया। तो ये क्या कहलाता है? संप्रदान कारक कहलाता है। दान देना, खिलाना किसी को, तो इस प्रकार के प्रश्न जो आएंगे तो ये कहलाते हैं संप्रदान कारक। तो उदाहरण देख लेते हैं। जहाँ कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या कुछ देता है, जिसके लिए हम कार्य करें या किसी को कुछ हम दें, तो वो क्या कहलाते हैं? उसे बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। यदि हम कोई किसी को चीज़ देंगे या किसके लिए कोई कार्य करेंगे तो वो संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। और यदि आप विभक्ति चिन्ह से पहचान गए हैं तो बहुत अच्छे, अगर नहीं पहचान सकते हैं तो WH क्वेश्चन के माध्यम से हम वाक्य में WH क्वेश्चन लगा दो। अगर आपके सामने उत्तर सामने आपको खुद ब खुद सामने आएगा और कहेगा कि ये देखो, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, माँ ने किसको भोजन खिलाया? सबको, यानी कि सभी को खिलाया, एक को नहीं, सभी को दिया, सभी के लिए कुछ किया, तो वहाँ पर संप्रदान कारक आता है। अगले अध्याय में हम चलते हैं। 5वां है अपदान कारक, जो कि काफी महत्वपूर्ण भी है। अपदान कारक का अर्थ होता अलग होना, जैसे कि मैंने बताया था। और इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान विभक्ति चिन्ह से इसको पहचान कर सकते हैं। विभक्ति चिन्ह इसका क्या है? से अलग होना, से या अलग होना, कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो वहाँ पर कह सकते हैं अपदान कारक है। इसकी और पहचान WH क्वेश्चन पहचान से कैसे कर सकते हैं? WH क्वेश्चन क्या है? कहाँ से और किससे, किससे। अगर विभक्ति चिन्ह दिया हुआ है तो हम आसानी से पहचान जाएंगे। अगर विभक्ति चिन्ह नहीं दिया रहेगा तो इस तरह दूसरे वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। पहला वाला फॉर्मूला अगर विभक्ति चिन्ह है तो ठीक है, अगर नहीं है वहाँ पर कहाँ से और किससे WH क्वेश्चन लगाएंगे, जिससे हमें आसानी से कारक पहचानने में सुविधा होगी। ठीक है, तो पहला उदाहरण लेते हैं। पहाड़ों से झरना बहा। मैंने पहले ही बताया है कि कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है, आप तुरंत उसमें अपदान कारक लगा सकते हैं। उसके विभक्ति चिन्ह भी देख लें तो यहाँ से विभक्ति चिन्ह आया है, और यहाँ हम बता रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि करण कारक का विभक्ति चिन्ह से है और अपदान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से है। परंतु अगर इस तरह के प्रश्न आए तो हम घबराएंगे नहीं, हम देखेंगे वाक्य में अगर कार्य जो हो रहे है किसी की सहायता से, किसी के द्वारा कार्य हो रहा है तो वहाँ पर करण कारक करेंगे। परंतु अपदान कारक में कोई चीज़ किसी से अलग होती है, कोई चीज़ स्थिर रहेगी और कोई चीज़ उससे अलग होगी तो वो कहलाता है आपका अपदान कारक। जैसे पहाड़ से झरना गिरा, पहाड़ तो स्थिर है, ठीक है, पर झरना उससे अलग हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से झरना उससे अलग हो रहा है, तो कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो वो कहलाता है अपदान कारक। दूसरा उदाहरण है, बाघ शिकारी से डर गया। यहाँ पे भी तो
और यहाँ WH क्वेश्चन लगाकर हम देख सकते हैं। प्रश्न लगाओ, बाघ किससे डर गया? तो यहाँ पर शिकारी से डर गया। किससे डर गया? शिकारी से। यानी कि बाघ किससे अलग हुआ? शिकारी से देखकर वो डर कर भाग गया, अलग हो गया। तो इस प्रकार कोई चीज़ अपदान कारक में भय, डर, इस तरह के भाव जब आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो अपदान कारक कहलाते हैं। अपदान कारक में शब्द वाक्यों के अंदर अलगाव की भावना होगी, दूरी बताया जाएगा। जैसे मेरे पिताजी कोलकाता से दिल्ली पहुँचे। मेरे पिताजी कोलकाता से दिल्ली पहुँचे, यानी कि कोलकाता से अलग होकर कहाँ पहुँचे? दिल्ली की ओर पहुँचे। यानी कि कोलकाता से वो अलग होकर दिल्ली को गए। तो जहाँ पर अलग होना, दूरी बताना, तो इस तरह के भाव आए। तुलना करना, ऐसे कह सकते हैं पहलवान खली से लंबा, ताकतवर कोई नहीं। कोई चीज़ से किसी चीज़ की तुलना करना। तो राम से उसका भाई ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, तो किसी चीज़ से किसी चीज़ को तुलना करना, किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग होना, किसी चीज़ की दूरी बताना या डरना। हम यहाँ देख सकते हैं जहाँ पर अलग होने की स्थिति हो, किसी चीज़ से किसी की दूरी बताई जाती हो, या किसी चीज़ से किसी की तुलना की जाती हो, या कहीं पर डरने या भय का भाव हो, वहाँ पर अपदान कारक होता है। आइए उदाहरण देख लेते हैं कि बाघ शिकारी से डर गया। बाघ किससे डर गया? शिकारी से। यहाँ देख रहे हैं कि डर का भाव है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? अपदान कारक होगा। इसकी पहचान 4 रूपों में हम देख सकते हैं कि जिस वाक्य में अलग होने की स्थिति हो या दूरी बताने की। पिताजी कोलकाता से दिल्ली पहुँचे, कोलकाता से दूरी बताई जा रही है। ठीक है, उसके बाद तुलना करने से खली सबसे पहलवान ताकतवर है और उसके जैसा कोई नहीं है। यहाँ तुलना बताई जा रही हो। शिकारी, बाघ शिकारी से डर गया, शिकारी से डर और भय की स्थिति बताई जा रही है, वहाँ पर अपदान कारक होगा। परिभाषा क्या है इसको जानते हैं। जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम से अलग होने, देखो दूरी बताने, तुलना करने, डरने, लजाने आदि का भाव का पता चलता है, उसे अपदान कारक कहते हैं। लजाने का अर्थ होता है शर्माना का भाव उत्पन्न हो, तो वो कहलाता अपदान कारक है। छठा है हमारा संबंध कारक। जैसे कि आपको बहुत ही ये काफ़ी आसान है कि संबंध कारक का क्या अर्थ है। संबंध का एक दूसरे से संबंध होना। इसकी पहचान ठीक उसी प्रकार है। विभक्ति चिन्ह ले लेंगे हम। का, के, की, रा, रे, री, इसके 6 विभक्ति पहचान है। ठीक है, 3 और 3 इसके विभक्ति पहचान कुल मिलाकर 6 होते हैं। इसकी और WH क्वेश्चन क्या है? किसका, किसकी और किसके और किसने। इसकी विभक्ति चिन्ह की WH क्वेश्चन इसकी पहचान है। जैसे कि उदाहरण लेते हूँ मैं, रमेश का बल्ला टूट गया है। सबसे पहले विभक्ति चिन्ह का है तो हम पहचान कर सकते हैं, परंतु वाक्य में हम देख सकते हैं कि बल्ला किसका है? रमेश का है। तो यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है। रमेश का बल्ला टूट गया, किसी और का बल्ला नहीं है, रमेश का बल्ला है। तो किसी चीज़ के साथ किसी का संबंध ज्ञात होता है, वहाँ पर होता है संबंध कारक। दूसरा है, यह महेंद्र सिंह धोनी का घर है। तो प्रश्न WH क्वेश्चन निकालो। 2-3 विधियां हैं जिससे हम आसानी से पहचान कर सकते हैं कि यह कौन सा कारक है। तो नहीं समझ आया, WH क्वेश्चन लगाओ। इससे आपको ऑटोमेटिक आपको उत्तर जो सामने आएगा वही आप पता कर सकते हैं यह कौन सा कारक है। ये किसका घर है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या था? महेंद्र सिंह धोनी का घर है। घर से संबंध किसका है? महेंद्र सिंह धोनी का है। यदि किसी चीज़ से किसी का संबंध ज्ञात हो तो वह संबंध कारक कहलाता है। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिस शब्द से 2 संज्ञाओं अथवा सर्वनामों का आपसी संबंध ज्ञात होता है, था जिस संबंध से 2 संज्ञाओं यानी कि
किसी के साथ किसी रूप में संबंध ज्ञात हो, जैसे महेंद्र सिंह का संबंध तो किससे है, उनके घर से है, घर का संबंध महेंद्र सिंह धोनी से है, आपसी संबंध ज्ञात होता हो तो वो कहलाता है संबंध कारक कहलाता है। अगला है 7वां नंबर अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का अर्थ ही है आधार, यानी कि कोई चीज़ किसी पर आधारित हो, डिपेंड हो, तो वो अधिकरण कारक कहलाता है। इसकी भी पहचान 2 रूपों में है। पहला, विभक्ति रूप में पहचानिए ये कौन सा कारक है, नहीं तो क्वेश्चन लगाकर आप पता कीजिए ये कौन सा कारक है। विभक्ति में है में या पर, 2 है विभक्ति चिन्ह, और आपको WH क्वेश्चन है कहाँ। प्रश्न लगाइए, जैसे कहाँ प्रश्न लगाकर हम पता कर सकते हैं ये कौन सा कारक है। पेड़ पर मैना बैठी है, यहाँ हम देख सकते हैं पर विभक्ति चिन्ह आगे, इससे हम पहचान कर सकते हैं कि ये अधिकरण कारक है। एक और पहचान का तरीका मैंने पहले भी बताया, कोई चीज़ किसी के ऊपर आधारित रहती है, यानी कोई चीज़ किसी पर डिपेंड रहती है, उस पर आश्रित रहती है, तो वो कहलाता है अधिकरण कारक। मछली पानी में रहती है, यहाँ भी विभक्ति चिन्ह से मैंने पहचान गई कि कौन सा कारक है, तो ये अधिकरण कारक है। छत पर सोनिया की किताब रखी है, ठीक है, तो प्रश्न लगाओ सोनिया की किताब कहाँ पर रखी है, तो देखोगे विभक्ति चिन्ह के साथ ये आया हमारे सबसे पहले छत पर। कौन आश्रित, काहे किताब किस पे आश्रित है, छत पर, किताब किस पे रखी है, छत पर रखी है, तो यह अधिकरण कारक कहलाएगा। परिभाषा देख लेते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का पता चले, यानी कि कोई क्रिया जो हो रही है उसके स्थान का पता चले, उसके समय का पता चले, अवसर का पता चले, तो वह अधिकरण कारक कहलाता है। ठीक है, अब अगले भाग में हम चलते हैं संबोधन कारक, जो हमारा आखिरी है, और ये बहुत ही इजी है, आसान है, जो आप आसानी से समझ सकते हैं। संबोधन कारक में पुकारने या किसी को संकेत यानी कि इशारे के माध्यम से बताने के लिए यह कारक का प्रयोग किया जाता है, और इस कारक का विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, ओ, अहो, अजी, इस तरह के विभक्ति चिन्ह है। पहचान ओ या अरे हम जहाँ भी देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कौन सा कारक है, संबोधन कारक है। उदाहरण लेती हूँ मैं, जैसे हे राम, यह देखो यहाँ विस्मय बोधक चिन्हों का प्रयोग यहाँ देखने को मिलेगा, इससे भी हम पता कर सकते हैं यह संबोधन कारक है। यह क्या हो रहा है, तो यहाँ पर क्या कहा जाता, किसी को पुकारने या संबोधन का भाव व्यक्त हो रहा, तो यह संबोधन कारक कहलाता है। ओ लड़के जरा सुन लो, ठीक है, यहाँ संबोधन से व्यक्त किया जा रहा, ओ लड़के जरा सुन लो, तो यह संबोधन कारक है। अगला परिभाषा हम देखते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने, पुकारने अथवा संबोधित करने के लिए किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने जाना किस प्रकार से अगर विभक्ति चिन्ह ना भी हो तो हम कितनी आसान रूपों से हम किसी भी कारक की पहचान कर सकते हैं, किसके द्वारा, कुछ प्रश्नों WH क्वेश्चन लगा के प्रश्न लगाकर हम उत्तर में जो रूप सामने आए, यदि कर्ता सामने आए तो वो कर्ता कारक, यदि कर्म सामने आए तो कर्म कारक, और किसी के द्वारा कार्य पूरा हो वो सामने आए तो करण कारक, आदि विभिन्न रूपों को हम इस प्रकार से प्रश्न के माध्यम प्रश्न लगाकर हम पहचान कर सकते हैं यह कौन सा कारक है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और हमारा अंतिम संबोधन कारक। चलिए कुछ प्रश्न अभ्यास भी कर लें कि जिससे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो हमने जाना कि कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कुल कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। संज्ञा के जिस रूप से वस्तुओं और व्यक्तियों में संबंध क्या पता चले उसे कौन सा कारक कहते हैं, तो हमने पहले भी जाना है कि जहाँ संबंध ज्ञात हो तो वहाँ संबंध कारक कहलाता है। वाक्य में क्रिया
करने वाले को क्या कहते हैं? क्रिया जो करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने या तुलना करने या पता चले तो हमें कौन सा कारक होगा वहाँ पर? मैंने पहले बताया, जहाँ पर तुलना, जहाँ पर भय, जहाँ पर लजाना, दूरी बताना, अलगाव की भावना हो, वहाँ अपदान कारक होता